अलग सब्जेक्ट्स भी करेंगे। अभी हम CDP डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप सभी और बता दीजिए उन लोगों को भी शेयर करके जो लोग रोज आते हैं बट आज कहीं अटक गए हैं किसी से फ़ोन पे लड़ने में, कोई खाना छोड़ के बैठा होगा। ऐसे सारे लोगों को भी बता दीजिए कि पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो खाना मिलेगा भी नहीं। आज तो माँ बाप की कृपा से मिल रहा है ना। खैर ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक बात हो गई बट हार्श रियलिटी है। खाने का मतलब लिटरली खाने से नहीं है कि खाना खाने को नहीं मिलेगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, जिस तरह से आप जीवन जीना चाहते थे वैसे नहीं जी पाएंगे और फिर आपको दुख होगा कि कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। टेलीग्राम पे आते हैं और टेलीग्राम से आप PDF ले लीजिएगा। मंडे से पहले पहले सारी PDF जो भी पेंडिंग है वो सब मिल जाएंगी। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 2022-23 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें सारे टीचर्स हैं। करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं। अभी दशहरा से दिवाली तक कुछ डिस्काउंट है। 999 में ही ये पेडागोजी स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, लाइव प्लस VOD। तो आप पेडागोजी अगर डिटेल में पढ़ने के इच्छुक हैं, डेली बिना ऐड के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना टेंशन के, तो भी वहाँ आप जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती ही हैं। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोल में जवाब देंगे एज यूजुअल। पहला सवाल, अच्छा कल एक लास्ट क्वेश्चन था उसको हम लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। जो आंसर लगवाया था वही सही है बट एक बार उस पर डिस्कशन और कर लेंगे, है ना। कल जो 30th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर particularly susceptible to certain kinds of stimuli in their environment। यानी डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। यानी कि उस विशिष्ट, उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक टाइम को क्या कहेंगे जब एनवायरनमेंट में यदि कोई भी स्टिमुलस है, यदि कोई भी उद्दीपक है तो उसके प्रति बच्चे जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं। उद्दीपक कोई भी ऐसी चीज जो आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करे और आपको कोई रिस्पॉन्स देने पे बाधित करे। तो अगर आप छोटे हैं और आपके एनवायरनमेंट में लोग बोल रहे हैं और आपको बोलना नहीं आता मान लीजिए, तो आप उस टाइम पे ससेप्टेबल हैं। जो भी स्टिमुलस, जो भी बच्चे ने सुन लिया वो वही रिपीट करेगा, उसको तुतला के बोलेगा या बोलने का प्रयास करेगा। तो जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस होता है या जो भी वो देख रहा है आसपास उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स वो पीरियड सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा। संवेदनशील अवधि या क्रिटिकल पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड ही होता है और सोशलाइजेशन के लिए भी। तो ये क्रिटिकल यानी संवेदनशील काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है जब बच्चा ज्यादा ससेप्टेबल है। एक टाइम के बाद आपके एनवायरनमेंट में बहुत कुछ हो रहा होता है, आप हर चीज से प्रभावित नहीं होते, लेकिन एक पर्टिकुलर एज में या स्टेज में जब हर एक स्टिमुलस के प्रति आप क्या हैं, एक्ट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तो उस समय को हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, संवेदनशील काल कहेंगे। कि भाई होते ना कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दुखी होते हैं तो बेहद दुखी हो जाते हैं, खुश होते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो पीरियड है इसको सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। एक्सप्लिसिट पीरियड मुखर है, नम्यता है, नथिंग एल्स, कोई चीज काम ही नहीं करेगी क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके फेवरेट प्रकार जिसमें एक कथन दिया होता है और एक होता है उसका रीजन। यानी एक असर्शन है ना, जीवन में एक रीजन होगा, एक कारक होगा और एक कार्य होगा। तो कथन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कथन क्या है? कथन है बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यानी इफ यू कंपेयर अमॉन्ग चिल्ड्रन, कंपैरिजन अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। मतलब बच्चों का आपस में कंपैरिजन करके, मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपके घर में या आसपास पड़ोस में, क्लास में, ट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं और आप 4 बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं। देखो इसने इतना अच्छा किया, तुमने इतना अच्छा नहीं किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और तुम शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से बेहतर नहीं हो या बेहतर हो। तो ये जो कंपैरिजन है इससे आप बच्चे की क्षमता को अच्छे से आकलन कर पाते हैं। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरी क्या क्षमता है, ये मुझे किसी और से कंपेयर करके पता लगेगा। तो ये तो बेवकूफी हो गई। फिर आप जीवन भर एक दूसरे से कंपैरिजन कराते रहेंगे बच्चों का। ठीक, तो ये बात बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ठीक है ना, मेरी क्षमता का पता मैं कल से आज कितनी बेहतर हुई हूं इस बात से लगना चाहिए। नेक्स्ट है रीजन, यानी तर्क क्या है इसका? द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर दी सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। यानी इसका तर्क यह दिया है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? पैटर्न समान होता है, ये बात तो सही है। सीक्वेंस भी समान होता है, ये भी सही है। रेट समान नहीं हो सकता, दर भिन्न होती है। ये बात मैंने डेवलपमेंट का चैप्टर कराते हुए भी कम से कम भी कई बार रिपीट की होगी कि रेट इज डिफरेंट, सीक्वेंस इज सेम, पैटर्न इज सेम। दुनिया के सारे बच्चे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं, एडोलेसेंस से अडल्टहुड में जाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि पहले अडल्ट बन जाए या पहले बूढ़ा हो और बाद में जवान हो, या जवानी से बचपन की तरफ चले
ये नहीं होता है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अनिल कपूर को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, देखिएगा एक बार। तो हम ये कहेंगे रेट सेम नहीं होता, रेट डिफरेंट होता है, तो ये भी बात गलत हो गई और ये बात, दोनों ही चीजें गलत हैं। तो बोथ ए एन आर फॉल्स, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। दोनों में से एक भी बात में तर्क नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कहीं पे हो तो बता दीजिए, है ना। हो तो मूव लगा लीजिएगा, ऐसे दिखाते थे ना एड में, देखिएगा मेरी कमर वाला एड जो आता था, देखिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स, यानी जो गौड़ सामाजिकरण है या द्वितीयक सामाजिकरण है, मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्कूल। बताइएगा एक बार, बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ होता है, जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है, दैट डजंट मीन कि अब वो फर्स्ट क्लास में आ गया है या इसको स्कूल एज कहेंगे, ये प्ले एज भी हो सकती है, जब वो पहली बार प्ले वे में या नर्सरी में, किंडरगार्टन में जाना शुरू करेगा, तो हम इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। 2 से 6 वर्ष का समय, जिसको हम टॉय एज, खिलौना आयु भी कहते हैं, प्ले एज भी हम इसी को कह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन यहीं से शुरू होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष में सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी जो फैमिली से होता है, यानी प्राथमिक सामाजिकरण, जब बच्चे ने परिवार में जन्म लिया, और परिवार क्या है? समाज का छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है ना। तो ये जो मिनिएचर वर्जन है, जैसे आपने देखा होगा कार्स आती हैं बड़ी बड़ी, बच्चों के लिए खिलौने आते हैं छोटे छोटे, मिनिएचर वर्जन है कि मर्सिडीज का छोटा एक खिलौना टॉय कार है, तो वो क्या मिनिएचर वर्जन हो गया। तो परिवार भी उसी तरह से समाज, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसका छोटा सा हिस्सा है, उसका एक मिनिएचर वर्जन है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक सामाजिकरण होगा वो परिवार में होगा, और दुनिया के नियम कायदे कानून तौर तरीके जो भी थोड़े बहुत हम सीखते हैं, सबसे पहले परिवार में सीखते हैं, जब हम जन्म से 2 वर्ष में होते हैं। उसके बाद आपका प्राथमिक सोशलाइजेशन, यानी आपका आय का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बनने लगता है, और आप दुनिया में जाते हैं तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, और दुनिया में जाने का समय है अर्ली चाइल्डहुड, जब आप प्ले वे या आसपास के बच्चों के साथ जाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड वो पीरियड है जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन का काल कह सकते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है बाद में बंद हो जाते हैं सोशलाइजेशन, बाद में भी होता रहता है, बात शुरुआत की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप्स। लॉजिकल, हाइपोथेटिकल, याद आ रहा है कुछ? बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड हैव द एबिलिटी टू कोप विद एब्स्ट्रैक्शंस। हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्शन, 2 शब्द जब आप पढ़ लें तो आप प्याजे को याद कीजिएगा, है ना। मतलब किसकी बात हो रही है? एक तो परिकल्पनात्मक, हाइपोथेटिको, यानी आप हाइपोथेसिस बना करके, परिकल्पना करके आगे की बात समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है? अमूर्त संरचनाएं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल में है। लॉजिक किसके बारे में? अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। एक होती है मूर्त संकल्पनाएं, जिनको हम कॉन्क्रीट चीजें कहते हैं। कॉन्क्रीट वो जिसको टच और फील किया जा सके, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्क्रीटली हूं अवेलेबल, है ना, आप इस पेन को टच कर सकते हैं। बट जब हम बात करेंगे प्यार की, नफरत की, ये कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। बिटकॉइन की क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, टच करके घूमोगे हाथ में लेके बिटकॉइन नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जहां पे अमूर्त चीजों के प्रति, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति लॉजिक आता है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक पूछे तो 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है। तो 11 एंड अबव ईयर्स जो है आपके फॉर्मल ऑपरेशनल प्याजे के अनुसार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है